हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बानीसा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस हार्पर की एक पोम जिसका नाम है बरी मी इन अ फ्री लैंड। आई हैव अपलोडेड द सेम वीडियो इन इंग्लिश. यू कैन वॉच दैट वीडियो. द लिंक आई एम प्रोवाइडिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी. तो बरी मी इन अ फ्री लैंड ये एक पावरफुल पोम है जिसको अफ्रीकन अमेरिकन पोएट एंड एबोलिशनिस्ट फ्रांसिस हार्पर ने लिखी है. इस पोम में हार्पर ने स्लेवरी एंड डिह्यूमनाइज जैसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है. और इस पोम में स्पीकर अपने फॉरवर्ड डिज़ायर को बताती है कि वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी प्लेस पर बरीड होना चाहती है, मींस अपनी ग्रेव चाहती है जहाँ पर कोई इंसान स्लेव ना हो, मींस किसी का गुलाम ना हो. तो इस पोम के थ्रू फ्रांसिस हार्पर ने स्लेवरी की हॉरिफिक रियलिटीज़ को दिखाया है और स्लेव्स के पेन और सफरिंग्स को भी बताया है. तो आगे बढ़ने से पहले हम पोएटिस के बारे में जान लेते हैं. फ्रांसिस एलन वॉटकिंस हार्पर ये एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट, एबोलिशनिस्ट थी और साथ ही साथ एक एडवोकेट भी थी फॉर वुमेन्स राइट. हार्पर एक फ्री ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, मीन्स कि वो एक फ्री ब्लैक कम्युनिटी में पली बड़ी थी और एक फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश की थी. हार्पर के ज़्यादातर वर्क सोशल इश्यूज पर होते थे, इंक्लूडिंग स्लेवरी, रेशियल इनजस्टिस और जेंडर इक्वालिटी. हार्पर ने अपनी राइटिंग को एक पावरफुल टूल की तरह यूज़ किया था फॉर एडवोकेसी एंड चेंज. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोम, तो इस पोम को 1858 में द एंटी स्लेवरी बगल न्यूज़पेपर में लिखा गया था. ये एबोलिशनिस्ट पब्लिकेशन ने जून 20 1845 से लेकर 4 मई 1861 तक एंटी स्लेवरी, विमेंस राइट एंड विमेंस सफरी जैसे राइटर्स के वर्क को एक्टिवली पब्लिश किया था. इस पोम में स्लेवरी, हॉरर और ह्यूमन कंडीशंस को हाईलाइट किया गया है. अलावा इस पोम को 28 अगस्त अ डे इन द लाइफ ऑफ पीपल में रिसाइट भी किया गया था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोम, तो इस पोम में टोटल 8 क्वाड्रेंट्स है, मींस हर एक स्टैंजा में 4 लाइंस है. 4 लाइंस के स्टैंजा को क्वाड्रेंट्स कहते हैं और हर स्टैंजा के क्वाड्रेंट्स की रेगुलर राइम स्कीम है डबल ए डबल बी और ईच पेयर ऑफ लाइंस सिंगल आइडिया को दिखाती है. तो जैसे कि मैंने बताया है, इस पोम में स्पीकर ये विश करती है, ये डिज़ायर रखती है कि उनकी ग्रेव एक ऐसी प्लेस पर हो जहाँ स्लेवरी एग्जिस्ट ना करती हो, मीन्स जहाँ पर कोई स्लेव ना हो, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रेस्ट नहीं ले सकती जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता हो बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, और जहाँ पर यंग गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह ख़रीदा या बेचा जाता हो. तो स्पीकर एक ऐसी जगह पर पीस या आराम से नहीं रह सकती जहाँ पर स्लेव वॉक इन डिस्पेयर और वेयर मदर क्राई आउट ऑफ लॉस ऑफ देयर इनोसेंट चिल्ड्रन. तो जैसा कि मैंने बताया, इस पोम में टोटल 8 क्वाड्रेंट्स है. सो लेट्स डिस्कस ईच वन इन डिटेल. So here we have the first stanza. Make me a grave wherever you will, in a lowly plain or a lofty hill. Make it among earth's humblest graves, but not in a land where men are slaves. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर क्लियरली बताती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसकी ग्रेव चाहे कहीं भी हो, चाहे वो लो प्लेन पर हो या फिर हाई हिल पर हो या फिर उसकी ग्रेव अमंग द पोरेस्ट ग्रेव में से एक हो, मगर वो यहाँ पर एक ऐसी प्लेस पर बरीड नहीं होना चाहती, अपनी ग्रेव नहीं चाहती जहाँ पर स्लेवरी एग्जिस्ट करती हो, मीन्स जहाँ पर स्लेव्स रहते हो. यहाँ पर मरने से नहीं डरती, मगर वॉट रियली बॉदर हर इज़ द आइडिया ऑफ स्लेवरी. तो इससे पता चलता है कि हाउ स्ट्रांगली शी बिलीव्स इन द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ ऑल द पीपल. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा. I could not rest if around my grave I heard the steps of a trembling slaves. His shadow above my silent tomb would make it a place of fearful gloom. तो इस स्टैंजा में स्पीकर एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों ऐसी प्लेस पर अपनी ग्रेव नहीं चाहती जहाँ पर स्लेव रहते हों. बिकॉज वो यहाँ पर कहती है कि अगर उसकी ग्रेव के आसपास स्लेव्स के फुट स्टेप्स, मीन्स उनके पैरों की चलने की, लड़खड़ाते हुए चलने की आवाज़ें आएंगी, तो वो ऐसी जगह पर रेस्ट नहीं ले सकती.
और यहाँ पर स्पीकर ये भी बताती है कि जब उन स्लेव्स की शैडो उस स्पीकर की ग्रेव पर पड़ेगी तो उसकी ग्रेव को एक स्केरी ग्रेवयार्ड बना देगी और उसकी ग्रेव को एक डार्कनेस से भर देगी और वो जगह एक डरावनी, सैड और ग्लूमी प्लेस बन जाएगी। स्टैंजा में स्पीकर ने बताया है कि स्लेवरी किस तरह उदास माहौल बना देती है और ये यहाँ पर स्लेवरी के सिस्टम को दिखाती है इस तरह ये सारे लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सब को हार्म करती है। Now let's discuss the third stanza. I could not rest if I heard the tread of a coffle gang to the shamblet, and the mother shriek of a wild despair rise like a curse on the trembling air. अब इस स्टैंजा में भी स्पीकर यही कहती है कि वो एक ऐसी प्लेस पर रेस्ट नहीं ले सकती, आराम नहीं कर सकती, जहाँ पर उसे कॉफिल गैंग के चलने की आवाज़ें आती हों। एक कॉफिल गैंग उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जिन्हें चेन से बांध दिया जाता है और उन्हें स्लोली स्लोली मारने के लिए या बेचने के लिए लेकर जाया जाता है। तो स्पीकर यही बताती है कि वो ऐसी जगह पर रेस्ट नहीं ले सकती जहाँ पर उसे कॉफिल गैंग के चलने की आवाज़ें आती हो। तो इस इमेजरी के ज़रिए यहाँ पर हार्पर बताती है कि स्लेव्स को किस तरह ट्रीट किया जाता था, लेस देन ह्यूमन। अब आगे की लाइंस में स्पीकर कहती हैं कि वो एक ऐसी जगह पर भी आराम से अपनी ग्रेव में नहीं रह सकती जहाँ पर स्लेव्स की मदर्स की स्क्रीम एयर में एक कर्स की तरह गूंजती हो। मीन्स मीन्स स्लेव्स की मदर्स की चिल्लाने की आवाज़ें हवा में एक बदवा की तरह गूंजती हो। स्लेव तो यहाँ पर स्लेव्स के इंटेंस इमोशनल सफरिंग्स को दिखाया गया है। Now let's discuss the fourth stanza. I could not sleep if I saw the lash drinking her blood at each fearful gash, and I saw her babes torn from her breast like trembling doves from their parent nest. तो इन लाइंस का मतलब है कि स्पीकर एक ऐसी जगह पर भी आराम नहीं कर सकती जहाँ पर स्लेव्स के मदर्स को बेरहमी से ट्रीट किया जाता हो और जो लैश है जो लोगों को मारने के लिए यूज़ की जाती है उसे एक ड्रिंकिंग ब्लड से डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स वो लैश जब स्लेव्स की मदर्स पर पड़ती है तो उनकी बॉडी से ब्लड निकल आता है और ये टॉर्चर बहुत ही स्ट्रॉन्गर टॉर्चर था। और आगे स्पीकर ये भी बताती है कि वो एक ऐसी जगह पर भी आराम से नहीं रह सकती जहाँ पर छोटे से बेबीज़ को अपनी मदर से छीन लिया जाता हो, जैसे कि ट्रेमलिंग डव्स को उनके नेस्ट से अलग कर दिया जाता हो। इन लाइंस के थ्रू स्पीकर ने बताया है कि इंसान कितना बेरहम है कि इन मासूम और इनोसेंट बेबीज पर भी रहम नहीं दिखाता। Now let's discuss the fifth stanza. I would shudder and start if I heard the bay of bloodhounds seizing their human prey, and I heard the captive plead in vain as they bound afresh his galling chain. सो यहाँ पर शडर का मतलब होता है खौफ से या डर की वजह से कांपना और ब्लड हाउंड्स को इस पोम में वाइट से कंपेयर किया जा रहा है और प्रे ये ब्लैक पीपल को दिखाता है यानी कि स्लेव्स को दिखाता है। इस स्टैंजा में स्पीकर बताती है कि वो क्यों ऐसी जगह पर आराम नहीं कर सकती, अपनी ग्रेव नहीं चाहती जहाँ पर स्लेव हो, क्योंकि वो यहाँ पर इस स्टैंजा से बताती है कि अगर वो देखेगी कि ब्लड हाउंड्स मीन्स के वाइट पीपल ह्यूमन प्रे को चेस करेंगे यानी कि उन्हें सताएंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, तो वो ये देख नहीं सकती और वो यहाँ पर कांप उठेगी, वो शडर हो जाएगी। आई वुड शडर मीन्स कि वो कांप जाएंगी और अपनी ग्रेव से बाहर निकल आएगी। And I heard the captive plead in vain as they bound afresh his galling chain. तो इन लाइंस के थ्रू यहाँ पर स्पीकर स्लेव की सफरिंग को दिखाती है कि किस तरह स्लेव ऑप्रेसर से मीन्स वाइट पीपल से रहम की भीख मांगते हैं। मीन्स जब वो रहम की भीख मांगेंगे तब वो अपनी ग्रेव में आराम से नहीं लेट सकती। Now let's discuss the sixth stanza. If I saw young girls from their mother's arms, butchered and sold for their youthful charms, my eye would flash with a mournful flame, my death pale cheek grow red with shame.
अब यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट उन यंग गर्ल्स के बारे में बात कर रही हैं उन्हें उनकी मदद से अलग कर दिया जाता हो या छीन लिया जाता हो और उन्हें बेच दिया जाता हो बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। अगरचे कि पोएट यहाँ पर मर चुकी है, मगर वो यहाँ पर बताती हैं कि अगर वो ऐसी सारी चीज़ें देखेंगी तो उनकी जो आंखें हैं वो गम मीन्स सैडनेस की वजह से बर्न होंगी। पेल फेस है दैट टर्न टू रेड विथ शेम मीन्स के डेड पर्सन का जो फेस है वो पेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि वो फीका पड़ जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से। मगर यहाँ पर स्पीकर जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डेड है, जो कि ऑलरेडी मर चुकी है, वो यहाँ पर बताती हैं कि इन स्लेव्स की इस कंडीशन को देखने के बाद उसका जो पेल फेस है वो शर्म की वजह से रेड हो जाएगा, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पर अपनी ग्रेव नहीं चाहती। और स्पीकर को यहाँ पर शर्म इसलिए नहीं आ रही कि ये सब हो रहा है, बल्कि इसलिए आ रही है कि सारी ह्यूमैनिटी इस एक्ट को होने दे रही है, मीन्स कि कोई इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। Is the seventh stanza. I would sleep at your friends where bloated might can rob no man of his dearest right. My rest shall be calm in any grave where none can call his brother a slave. अब यहाँ पर ब्लूटेड माइट को अगेन वाइट से डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस स्टैंजा में स्पीकर कह रही है कि वो कहीं पर भी पीसफुली अपनी ग्रेव में आराम कर सकती है, रेस्ट कर सकती है, जब तक के ब्लूटेड माइट मीन्स के ऑपरेसर्स किसी के भी डियरेस्ट वंस को ना हर्ट करे, ना हार्म करे, ना छीन कर ले जाए, क्योंकि फ्री रहना हर इंसान का राइट है। My rest shall be calm in any grave where none can call his brother a slave. इन लाइन्स का मतलब है कि स्पीकर कहीं भी किसी भी ग्रेव में आराम से रह लेगी, मगर तब तक जब तक वहाँ के लोग स्लेव्स ना हो, कोई स्लेव कहकर ना पुकारे। तो इस स्टैंजा में स्पीकर बता रही है कि ये मैटर नहीं करता कि एक इंसान का स्किन कलर क्या है, हमें चाहिए कि हम उन्हें इक्वली ट्रीट करें, ब्रदर्स की तरह। Now let's discuss the last stanza. I ask no monument proud and high to arrest the gaze of the passers-by. All that my yearning spirit craves is bury me not in a land of slaves. तो यहाँ पर स्पीकर बताती है कि उसे कोई बड़ा सा इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट नहीं चाहिए ये कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो या उसे याद करें। वो ये नहीं चाहती कि उसकी ग्रेव बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड या बड़ी हो। ये सारी चीज़ें उन स्लेव्स को फ्रीडम नहीं दिला सकती जिनसे उनके बेसिक राइट्स को छीन लिया गया हो। बस यहाँ पर स्पीकर यही यौन करती है, उसकी यही ख्वाहिश है कि वो एक ऐसी जगह पर अब दफन होना चाहती है, मीन्स अपनी ग्रेव चाहती है जहाँ पर स्लेव्स ना हो। तो ये लास्ट स्टैंजा स्ट्रांगली यही दिखाता है कि स्पीकर मीन्स जो पोएटिस है वो स्लेवरी और ऐसी प्लेसेस जहाँ पर स्लेव्स रहते हो उसे कितना नापसंद करती थी। बस वो यही चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह पर उसकी ग्रेव हो जहाँ पर स्लेव्स एग्जिस्ट ना करते हो। तो इस पोम की मेन थीम स्लेवरी को प्रोटेस्ट करना था और फ्रीडम के डिज़ायर को बताया है। तो हार्पर ने इस पोम के थ्रू स्लेव और स्लेवरी की कंडीशंस को बताया है, जिसका न सिर्फ स्लेव्स बल्कि उनसे जुड़े सारे लोगों पर असर होता है। और ये भी बताया है कि जब तक लोग जुल्म करते रहेंगे यहाँ पर तो कोई भी सुकून से नहीं रह सकता। इवन डेड इन देयर ग्रेव मीन्स यानी कि जो मरे हुए जो डेड पर्सन है वो भी अपने ग्रेव में आराम से नहीं रह सकते। और हार्पर ने इस पोम के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए विदाउट एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो बरी मी इन अ फ्री लैंड ये एक बहुत ही पावरफुल पोम है जिसमें हार्पर ने एक इंसान के बेसिक राइट्स का मैसेज दिया है। और वो यहाँ पर चाहती है कि उसे एक ऐसी प्लेस पर दफन किया जाए, उसकी ग्रेव एक ऐसी प्लेस पर हो जहाँ पर लोग किसी के गुलाम ना हो, मीन्स किसी के स्लेव ना हो। हर इंसान को इज्जत और बराबरी से रहने का हक है, ये उनका बेसिक राइट है। So this is all for today's video, Bury Me in a Free Land by Francis Harper. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.